अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमलावर हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सारा के सारे विपक्ष के जो नेता हैं वो जेल चले जाएंगे। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हमसे बात करते हैं। मैम, केजरीवाल लगातार जो है तानाशाह का कायम हो रहा है, 2024 में मोदी सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरीके का बयान देते रहे। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सारे के सारे जेल में जाएंगे और जितने भी पीएम मोदी के करीब बीजेपी के नेता हैं वो धीरे धीरे साइडलाइन हो जाएगा। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी जो कह रहे हैं 100% सही है। जिस तरीके से तानाशाही के रवैये से हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, संजय राउत जी को अरेस्ट किया और बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट किया और अरविंद केजरीवाल जी को बीचों बीच चुनाव प्रचार के बीचों बीच अरेस्ट किया गया है, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का अस्तित्व ही नहीं रहने देना चाह रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, ये चाहते हैं कि रशिया मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हो। रशिया मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पुतिन चुनाव तो रखते हैं पर पुतिन के विपक्ष में कोई नहीं खड़ा रहता है, या तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है और हाल ही में जो उनके सबसे बिगेस्ट चैलेंजर थे उनको सजाए काला पानी ऐसा दिया कि सबसे ठंडी जगह पे उनको जेल में भेजा गया जिससे उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके के, और फिर 87% लेकर वोट्स जीते हैं। तो ये चाहते हैं कि एक ही नेता हो, एक ही चेहरा हो, तो एक देश एक चेहरा। ये देश में लाजमी नहीं है, एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग उनके मुद्दे हैं। तो जो कह रहे हैं बिल्कुल हम लोग बार बार यही बता रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हम लोग उस तरीके की डेमोक्रेसी का पालन करें जहां ना संविधान का पालन हो, सिर्फ पालन हो तो जो मोदी जी के मन में सुबह निकलता है और रात में ख़त्म होता है। नोटबंदी भी एक उसी का एक उदाहरण है। तो और रही बात योगी आदित्यनाथ जी को लेकर, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है। योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है, वहाँ की जनता कह रही है, वहाँ के बीजेपी के एक लीडर्स बोल रहे हैं। तो ये तो जो उन्होंने कहा है वो हकीकत बयां कर रहे हैं। और मैं कहूँगी कि अभी भी जनता के बीच में जो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, उनको अपनी भूल सुधार, देश को एक सही सरकार लाना ज़रूरी है। आप किस तरीके का इसको एडवांटेज मानती हैं? क्योंकि उनको सिर्फ 1 जून तक के लिए, जब तक लोकसभा के चुनाव है तब तक के लिए उनको अंतरिम बेल दिया गया है। उसको किस तरीके से आप देखती हैं? उन्हें जो जेल से अभी फिलहाल बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के, इस कदम को कैसे? मैं कहती हूँ कि इंडिया अलायंस के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है, तो उसके चलते ये एक अहम डिसीजन हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उनका पार्टी कार्डर तो मोटिवेटेड है ही, पर एक आवाज़ जो विपक्षी एक और आवाज़ है जो बुलंदी से बोलती हैं और तानाशाह पे सवाल उठाती हैं, आज वो जगह जगह जाकर प्रचार कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है देश में, अब देश के आंखों पे से नरेंद्र मोदी जी की पट्टी हट चुकी है। जनता भी पूछ रही है महंगाई का क्या, बेरोजगारी का क्या, महिला सम्मान का क्या, और किसानों का क्या, भ्रष्टाचार का क्या। और आप कहते हो अडानी अंबानी टेम्पो में काला धन भेज रहे हैं, तो वो नोटबंदी जो आपने की जिसमें आपने खुद ने अपनी माँ को लाइन में लगा दिया, तो नोटबंदी का क्या फ़ायदा था अगर काला धन अभी भी टेम्पो में घूम रहा है? और अगर टेम्पो में घूम रहा है तो आपकी ईडी आईटी सीबीआई उस पर कैप्चर क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, अब जनता भी समझ रही है। और जनता जब ये 5 किलो राशन की बात करते हैं ना, जनता भी कहती है हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए था, ये आपने, अब हमें रोज़गार चाहिए था। आप हमें रोज़गार दो, फिर हमारी थाली में हम क्या खाना बनाएं, क्या खाना खाएं, वो हम पे छोड़ो, पर ये 5 किलो राशन से हमारा वोट खरीदने की कोशिश मत करो। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इनको जमानत मिल गई, अंतरिम बेल मिल गई, लगातार हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अब पद से इस्तीफा दिया, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहाँ की स्थानीय पार्टी है उसके प्रमुख हैं। अब ये बहस शुरू हो गई है कि क्या उनके भी बेल के लिए कोशिश की जाएगी, ताकि जब तक चुनाव चल रहे हैं, कैंपेनिंग का समय है, तब तक उन्हें भी कोशिश की जाए। तो आपकी इसको लेकर क्या विचार है? क्या उनके लिए भी कोशिश करनी चाहिए? नहीं, कोशिश चल रही है। मैं आपको बताऊं, उनकी सारी हियरिंग चल रही थी झारखंड हाई कोर्ट में। झारखंड हाई कोर्ट को बेल हियरिंग के ऊपर बेल का डिसीजन लेना था, उन्होंने उसको होल्ड पे रखा। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया कि अब तक इतना चुनाव का जो प्रचार चल रहा है, आधा समय खत्म हो चुका है, चौथा फेज कल खत्म हो जाएगा, पर उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस पे निर्णय लो।
तो उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट से कहेगी कि इस पर डिसीजन दीजिए, क्योंकि वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी बाहर निकलेंगे और वो भी झारखंड के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, बुलंदी से उठाएंगे और ऐसे तानाशाहों के खिलाफ मैं कहूँगी अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे। शरद पवार को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से देखती हैं? हालांकि शरद पवार उस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री जिसे अपना राजनीतिक गुरु हमेशा से शरद पवार को मानते रहे, उनको सामने से ऑफर दे रहे महाराष्ट्र में आके, क्या कहेंगे? कभी अपना गुरु बोला, फिर उनको नकली एनसीपी के वारिसदार बोला, फिर आपने कहा वो भटकती आत्मा है। आपने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्या क्या शब्द आपने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी समझ गए हैं कि चुनाव का माहौल अब उनके खिलाफ है। वो ये भी समझ गए हैं कि जनता का मन उनके खिलाफ है। वो ये भी समझ गए हैं कि जो नैरेटिव पे उनका कंट्रोल होता था, कि जब वो बोलते थे तो देश सुनता था, अब देश विपक्ष की सुन रहा है, देश विपक्ष को समझ रहा है और देश भी कह रहा है बहुत इन्होंने मन की बात कर ली, अब जन की बात करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों का मन में कन्फ्यूजन डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर महाराष्ट्र के लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने 2 स्थानिक पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी और खास करके केंद्र सरकार के 2 नेताओं से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से टूटते हुए देखा है। वो 2 स्थानिक पार्टी जो मराठियों के अधिकारों की बात करते थे, आज मुंबई में मराठियों को गुजराती वोटर से बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। गुजराती बिल्डिंग्स में उनको नो एंट्री दे दी जाती है और ये लोग चुप बैठे रहते हैं। ये गद्दार सेना जो है ये चुप बैठी रहती है। तो जो मराठी के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, आपने उनको कमज़ोर करने का काम किया। तो महाराष्ट्र में आप कुछ भी अनर्गल बयानबाजी दे दीजिए, शरद पवार जी के खिलाफ दे दीजिए, उद्धव साहब के बारे में दे दीजिए, यहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है कि इनकी शब्दों से वो किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। राज ठाकरे जो है पुणे में एक बड़ा जो है बयान उन्होंने दिया है कि जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं या जब कोई इलेक्शन पास में आता है तो मुस्लिम समाज के जो मौलवी मौलाना है वो फतवे जारी करने शुरू कर देते हैं। विपक्ष का कोई भी पार्टी हो, खासतौर पे कांग्रेस, इन सबको वोट देने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने भी जो है सारे हिंदू भाइयों बहनों से आह्वान करते हुए फतवा जारी किया है, बयान दिया है कि एनडीए के जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको दिया जाए वोट। उसको किस तरीके से? तो क्या ये देश में अब हिंदुओं के सामने भी कोई मौलाना आएंगे? ये मौलाना ये राज ठाकरे बन गए हैं। मैं बताती हूँ, क्या ये राज ठाकरे जी हिंदुओं के ठेकेदार बन गए हैं? क्या यहाँ हिंदू देख नहीं रहा है, देश का हिंदू हो, देख नहीं रहा है किस तरीके से 2014 में उन्होंने कुछ बयानबाजी की, 2019 में कुछ की, अब 2024 में कुछ कर रहे हैं। और जैसे बात कर रहे हैं उससे काफ़ी स्पष्ट होता जा रहा है कि उनके खुद के कार्यकर्ता भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हिंदू धर्म जो है, आज हिंदू धर्म की वर्णन पूरे दुनिया में क्यों होता है? हिंदू धर्म जो है 2000 सदियों से चल रहा है, सालों से चल रहा है। आज वो उन्होंने ब्रिटिश राज हो या हमारे मुगलों का राज साम्राज्य रहा हो, हमने उसको मात देकर हम लोग रहे हैं। हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हमारे धर्म में रिजिडिटी नहीं है। तो ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको एक अंतर्गत में उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो बोलेंगे वो करोगे। हिंदू कभी ना ऐसे रहा है, ना कभी रहेगा। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुंबई आ रहे हैं, 15 तारीख को उनका रोड शो है, 17 तारीख को उनकी सभा है। अब तक जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं रोड शो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन पहली बार कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि राज ठाकरे भी मंच साझा करेंगे और जितने भी बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के सब उस मंच पर मौजूद हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी कितनी बार महाराष्ट्र आए? 2019 में प्रधानमंत्री जी कितनी बार महाराष्ट्र आए? आज 2024 में उनको इतनी बार आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कहूँ आप 100 बार आएँ, आप 100 बार आकर प्रचार करें, पर जितनी बार आप प्रचार करेंगे महाराष्ट्र की जनता आपसे पूछेगी कि आपने ये गद्दारी महाराष्ट्र के साथ क्यों की? आपने 2 रीजनल पार्टीज़ को तोड़ने का अधर्म क्यों किया? आपने हमारे जो बिजनेसेस थे गुजरात लेकर जाने का किस तरीके से डिसीजन लिया? हमारे जो युवाओं को रोज़गार मिलने चाहिए थे, रोज़गार के माध्यम बने थे, वो आपने खींचने की जुर्रत कैसे दिखाई? तो ब्रांड मोदी जो हैं, जो उनको लग रहा है उनका ब्रांड चमकदार, उनका ब्रांड दागेदार बन चुका है और दाग महाराष्ट्र में लगे हैं। तो जितनी बार आएंगे जनता के माइंड में फिर से वो रिवाइंड होगा। आइए, आप हमारे लिए प्रचार हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि जब जब मोदी जी आएंगे महाराष्ट्र में, उतनी ही दुगनी शक्ति से महाविकास अघाड़ी जीत कर निकलेगा।
ये थी प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका साफ तौर पर कहना है प्रधानमंत्री चाहे जितनी बार भी मुंबई या महाराष्ट्र के दौरे कर ले, लेकिन वो जितनी बार भी आएंगे उसका डायरेक्ट फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचेगी। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।